हेलो ऑल माय डियर आईपीमेट एस्पिरेंट्स। गाइस देखो, एक सवाल बार बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मेरा मैथ्स वीक है, या सर मेरा बिल्कुल मैथ्स से टच ही नहीं पिछले 2 साल से, मतलब 10th के बाद मैथ्स को हाथ भी नहीं लगाया, या फिर मैथ्स है सर मेरा लेकिन इतना खास नहीं है, मतलब ऊपर ऊपर से कर लेता हूँ। तो क्या आईपीमेट जैसी एग्जाम क्रैक हो पाएगी? क्योंकि आईपीमेट बहुत कॉन्ट और मैथ्स ओरिएंटेड है। अच्छा, कोई कोई स्टूडेंट ये तक बोलते सर मैथ्स तो मेरा अच्छा है, बस मुझे समझ नहीं रहा है कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए मेरे प्रिपरेशन का। तो गाइज आज के अपने इस वीडियो में इन सारी बातों पर मैं आपको क्लैरिटी देने आया हूँ कि वो स्टूडेंट जो अच्छे मैथ्स, अब ये विथ मैथ्स मतलब क्या? विथ मैथ्स मतलब जिनका मैथ्स अच्छा है, राइट, जिनका मैथ्स अच्छा है। और नॉन मैथ्स मतलब क्या? जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है। अब वो दोनों बातें हो सकती है कि यार मैथ्स विथ मैथ्स यानी जिनका मैथ्स अच्छा है, भले ही वो टच में हो ना हो, डजेंट मैटर, बट मैथमेटिक्स उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और नॉन मैथ्स मतलब उनका वीक पॉइंट है। हो सकता है वीक पॉइंट इसलिए क्योंकि वो अब 10th के बाद उन्होंने मैथ्स को हाथ नहीं लगाया, या फिर हो सकता है कि मैथ्स को हाथ लगाकर भी मैथ्स उनका पहले से पंगा रहा है। तो गाइस क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होगी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं अपने इस आज के वीडियो में लेकर आया हूँ। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रहने वाला है। सो स्ट्रैटेजीज फॉर स्टूडेंट विथ मैथ्स एंड नॉन मैथ्स बैकग्राउंड। सबसे पहले, अब यहाँ पे कॉलम रहेगा हमेशा नॉन मैथ्स के लिए, और वहां पे जो कॉलम है गाइस वो है मैथ्स के लिए, राइट। तो सबसे पहले तो दोनों को पहली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और सेम है कि यार आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उस एग्जाम के पहले तो मैथ्स सिलेबस को, उसके एग्जाम पैटर्न को समझ लो। ठीक है, तो यस, भले ही आपका मैथ्स कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा ना हो, डजेंट मैटर, बट फर्स्ट स्टेप तो दोनों के लिए सेम है गाइज। अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न कंप्लीटली। रैंडम बस मैथ्स अच्छा है या फिर मैथ्स नहीं आता बोलकर नहीं चलेगा। पहले यार जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो देखो तो सही। आप बोल रहे हो सर 10th के बाद तो मेरा मैथ्स मैंने हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन आप सिलेबस देखो यार, 80-90% सिलेबस वही है जो अप टू 10th है। मिनिमम 80% तो वही है जो अप टू 10th है। वो तो आपसे हो जाना चाहिए फिर। अब वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? तो इसलिए रैंडमली मत अपना माइंड सेट कर लो कि यार मेरे को मैथ्स आता ही नहीं है या मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। दोनों केस में दोनों केस में आपने पहले सिलेबस को देखना है, एग्जाम पैटर्न को समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पर कितने ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं, कितने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे आईपीमेट इंदौर में ऐसे भी तो क्वेश्चंस आते हैं ना जहाँ ऑप्शंस नहीं दिए होते। तो अगर आप एक ही अप्रोच लेके चलोगे, गोइंग विद ऑप्शन गोइंग विद ऑप्शन गोइंग विद ऑप्शन, तो गाइज वो आईपीमेट इंदौर वाली एग्जाम में फंस जाओगे ना, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस में। तो यस, एक ओवरऑल क्या पैटर्न है और क्या सिलेबस है वो समझना ज़रूरी है। जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो, जिस एग्ज़ाम को क्रैक करने का सपना देख रहे हो, उसका सिलेबस तो देख लो, उसका पैटर्न तो देख लो। अगर ये हो जाता है तो फिर सेकंड पार्ट गाइज, स्टार्ट विद बेसिक्स। अब यहाँ पे चीज़ें बदलेगी। जो स्टूडेंट सॉरी, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है या जो मानते मेरा मैथ्स वीक है, उन्होंने शुरुआत एकदम बेसिक से करना है गाइज। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट देखो, अब अगेन जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उसके बेसिक से बात करो। वैसे बेसिक तो बहुत ही पीछे से आता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन से शुरू होता है, लेकिन नहीं, उतना तो आपको ऑफकोर्स आता होगा जिस लेवल तक आप आ चुके हो। तो यार आपको बेसिक यानी वो, अगेन जिस एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं उसके लिए कितना बेसिक फाउंडेशन चाहिए वो। और इसीलिए गाइज, इसके लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। हमारे इसी आईपी मैट वाला पर आपको हमारे फाउंडेशन के वीडियोस मिल जाएंगे। जो हाल ही में हमने फाउंडेशन बैच कंप्लीट करी थी, वो देखना शुरू करो। खासकर वो स्टूडेंट जिनका मैथ्स वीक है, आपने पहले तो सिलेबस एग्जाम पैटर्न को समझ लो और स्टार्ट विद बेसिक, शुरुआत करो बेसिक से। वो स्टूडेंट जिनका मैथ्स अच्छा है, आपने एक बार सिलेबस देख लिया, एग्जाम पैटर्न देख लिया, लिवरेज योर स्ट्रेंथ। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो कि वो कौन से टॉपिक यार जो मेरी स्ट्रेंथ है। ऑफ कोर्स क्योंकि आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको तो ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें उसमें से आती होगी और इंटरेस्टिंग लगती होगी, इसीलिए तो मैथ्स में इंटरेस्ट है ना आपको। तो आप पहले तो वो देखो यार वो कौन से टॉपिक है जो मेरी स्ट्रेंथ है और जो बार बार लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ हो लेकिन बहुत सालों से पूछा नहीं गया, तो वो कोई मतलब नहीं। लेकिन गाइज कोई ऐसा टॉपिक जो आपकी स्ट्रेंथ है और बार बार पूछे जा रहे हो, वो टॉपिक को अलग से नोट डाउन करो, क्योंकि वो आपके लिए गेम चेंजर होंगे। वो स्टूडेंट जिनका मैथ्स वीक है और जिनका सॉरी स्ट्रांग है, और जिनका मैथ्स वीक है उन्होंने तो बेसिक से स्टार्ट करना है गाइज। कौन सी स्ट्रेंथ है कौन सी वीकनेस है उस पर ध्यान देना ही नहीं है, एकदम न्यूट्रल माइंडसेट से स्टार्ट करना है। शुरुआत फ्रॉम बेसिक, धीरे धीरे हम हर चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे, धीरे धीरे, लेकिन शुरुआत करो बेसिक से। और आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहले से ही समझ लेना है, और वो टॉपिक जो आपकी स्ट्रेंथ भी और इंपॉर्टेंट भी है एज पर एग्जाम पैटर्न, उसको अलग से नोट डाउन कर लो गाइज। देन बिल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। यस, पता है स्टूडेंट बोलते हैं सर आईपी मैट एग्जाम शॉर्टकट ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स बताओ। अरे ट्रिक्स भी बाद में आती है, पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिक्स डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी से। अगर कॉन्सेप्ट में आप क्लियर हो तो आप आराम से ट्रिक खुद ब खुद अप्लाई कर सकते हो।
तो यस गाइज, आपको फोकस अभी करना ही नहीं है कि ट्रिक्स 1 मिनट में कैसे आंसर निकाल ले, 45 सेकंड में कैसे आंसर निकाल ले, नहीं, इन बातों के माया जाल में नहीं फंसना है। आपको पहले अगेन आपने सिलेबस को देखा, इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझा, उसके बाद बेसिक से स्टार्ट की। अब हम बेसिक से स्टार्ट मतलब क्या, हर उन टॉपिक्स में आपको एकदम कंसेप्चुअली क्लियर होना है। खासकर कौन से टॉपिक में, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो टॉपिक जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैंने कहा कुछ सिलेबस एडवांस मैथ्स का है, फिलहाल वो एडवांस मैथ्स के सिलेबस को साइड में रखो। 10 तक तो सबने मैथ्स पढ़ा है ना भाई, तो 10 तक के जो टॉपिक जो आपको थोड़े बहुत आते थे, अच्छे लगते थे, अब भूल गए हो, उनको पहले क्या करो, उनका बेसिक क्लियर करना शुरू करो, उनमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाना शुरू करो। जो एडवांस मैथ्स है उसको बाद में देखेंगे गाइस, इन स्टूडेंट्स के लिए जिनका मैथ्स वीक है ना। नहीं तो एकदम से सब करने की कोशिश करोगे तो फिर और डिमोरलाइज हो जाओगे। स्टेप बाय स्टेप करो, वो टॉपिक जो पहले से थोड़ा अधूरा अधूरा आप कर चुके हो, उसमें हमें क्लियर बनना है बेसिक के साथ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगेन, जिनका मैथ्स अच्छा है ना, उन्होंने प्रैक्टिस विद पर्पस, हाँ, इन्होंने आना है वो ट्रिक्स वाली पार्ट पर। आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आता है, आपका ऑलरेडी बेसिक क्लियर है, बराबर। तो अब आपने कोशिश करना है कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए, कैसे बेहतरीन टाइम सेविंग अप्रोच से कम टाइम में ट्रिक्स को यूज करते हुए, अलग अलग अप्रोचेस को यूज करते हुए, जो हम अपने क्लासेस में सिखाते हैं, ऑप्शंस अप्रोच, अजम्पशन अप्रोच ठीक है। तो कैसे इन अप्रोचेस को यूज करते हुए हम अपना टाइम और कम मतलब बचा सकते हैं, कम टाइम में एक्यूरेट आंसर ला सकते हैं, क्योंकि ये भी तो हमें एट द एंड प्रिपेयर करना है ना, कि कम टाइम में हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं, सो दैट हम ओवरऑल एग्जाम का टाइम भी मैनेज कर पाए। तो यस, प्रैक्टिस विद अ पर्पस, यहाँ पे आपका पर्पस है कि आपको आता सब है। इनका पर्पस क्या है, जिनका मैथ्स वीक है, पहले तो बेसिक सीखना है, कंसेप्ट में क्लियर बनना है। लेकिन आपका मैथ्स अगर स्ट्रांग है तो आपको पर्पस के साथ कि कैसे जो मुझे आता है उसको रिफाइंड करूँ, ऐसी चीज़ें जो मैं मनी मन मेंटल कैलकुलेशन से करूँ। अब तक कैसे है, क्योंकि जिनका मैथ्स वीक होता है ना गाइज, उनको भी एक आदत होती है स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करने की, क्योंकि वही सिखाया जाता है ना स्कूल में, क्योंकि वहाँ स्टेप मार्किंग होती है। लेकिन गाइज यहाँ कोई आपका आंसर नहीं देखने वाला है ना, आपका कैसे आपने एक्सप्लेनेशन दिया है वो कोई नहीं देखने वाला है, फाइनल आंसर देखने वाला है, वो भले ही एमसीक्यू हो या शॉर्ट आंसर हो। तो क्यों इतना स्टेप बाय स्टेप, बहुत सी चीज़ें मेंटल मन ही मन करना शुरू करो, मेंटल कैलकुलेशन, ठीक है। बहुत सी चीज़ें जो स्किप कर सकते हो, मन ही मन स्किप करना शुरू करो, सब स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे हम ट्रेडिशनल के अलावा कुछ अलग अप्रोच यूज कर सकते हैं, अजम्पशन अप्रोच, ऑप्शंस अप्रोच, वो यूज करना शुरू करो। सो प्रैक्टिस विद अ पर्पस। नाउ गाइज, नेक्स्ट, प्रैक्टिस रेगुलरली, ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। यार आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, राइट। जिनका मैथ्स वीक है उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आपने तो एक्सक्यूज़ देना ही नहीं है कि सर आज तो नहीं पढ़ पाए, 2 दिन शादी में गए थे 3 दिन पिकनिक पे गए थे। यार मैं बोल रहा हूँ ना, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, माइंड को, ब्रेन को आदत दो ही मत कि आप बिना प्रैक्टिस करे सो सकते हो। रात में भले ही सब हो गया, शादी वादी फंक्शन हो गए, बस सोने जा रहे हो, 10 मिनट कुछ तो एक हैंड रिटन इतनी सी वर्क बुक बना ली होगी आपने, वो लेकर जाओ, उसको रिवाइज कर लो। या मनी मन ऐसे ही बैठे हो तो दो कुछ भी रैंडम क्वेश्चन उठा लो नेट से या अपने स्टडी मटेरियल से, उसको प्रैक्टिस कर लो। ब्रेन को वो आदत मत दो कि आप बिना प्रैक्टिस किए सो सकते हो। गाइज आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है अगर इनके साथ कॉम्पीट करना है। तो बात समझो, आपका कॉम्पिटिशन सीधा इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स से है जिनका मैथ्स वीक है, और आईपी मैट में मैथ्स बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है, सेम वीआरसी भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगेन, जिनका मैथ्स वीक अगर है, उनका अगर वीआरसी पार्ट स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस कर लेंगे। लेकिन गाइस फिर भी जो वीक है उसको छोड़ थोड़ी सकते हैं ना। कोई स्टूडेंट अल्टीमेटली जिसका मैथ्स भी अच्छा, वीआरसी अच्छा, वो फिर से आपसे आगे निकल जाएगा। तो ओवरऑल आपको स्ट्रांग बनना है ना। तो ये तो भाई, मैथ्स अगर आपका भले ही अच्छा है फिर भी वीआरसी आपको स्ट्रांग करना है, और मैथ्स अगर आपका वीक है तो उसको तो स्ट्रांग करना ही है। सो ओवरऑल आपको गाइज चैंपियन बनना है अगर आईपी मैट एग्जाम क्रैक करनी है तो यस, आपको प्रैक्टिस रेगुलर करना है। ये स्टूडेंट 2 दिन पिकनिक पे निकल जाए, जाने दो, लेकिन आप नहीं गाइस, आप जाओ जाओ जाओ, एंजॉय करो यार। पूरा साल इतना थोड़ी बिल्कुल 8-8 9 9 घंटे बैठ के रखना है, नहीं। क्वालिटी टाइम देना, मैं तो बोल रहा हूँ ना, दिन के 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई, मतलब अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस टाइम, जो क्लासेस हम लेते हैं उसके अलावा 2 घंटा एक्स्ट्रा आपको देना है जिनका मैथ्स वीक है। और किसी दिन, किसी 4 दिन 3 दिन अगर कहीं बाहर जा भी रहे हो फैमिली के साथ, जाओ, लेकिन एटलीस्ट 10 मिनट तो करके सोना है। ब्रेन को आदत नहीं देनी, नहीं तो फिर ब्रेन को एक बार वो एक्सक्यूज मिल गया ना, हाँ चलता है बिना प्रैक्टिस के, तो फिर वो आपको बस एक्सक्यूज देगा आगे से हर बार।
ठीक है। एंड गाइज उसके बाद जिनका मैथ्स अच्छा है, ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, मतलब वही चीज़ है कि अलग अलग अप्रोच से करना शुरू करो। और वो कैसे होगा? अगेन प्रैक्टिस से ही होगा। ऑफ कोर्स आप थोड़ी कम प्रैक्टिस करो चलेगा, ये 2 घंटा कर रहे हैं आप 1 घंटा करो, लेकिन करो। क्योंकि बिना प्रैक्टिस करे थोड़ी अप्रोचेस सीखोगे ना, बिना प्रैक्टिस करे थोड़ी ऑप्टिमाइज करोगे अपने टेक्निक्स को, सॉल्व करने वाली मेथोडोलॉजीज को। तो ट्रेडिशनल अप्रोच आपको एक घोड़े की तरह एक ही डायरेक्शन में सिखाता है हर चीज़, लेकिन गाइज ये आईपी मैट एग्जाम क्रैक अगर करनी है तो आपको 360 डिग्री चौकन्ना होना पड़ेगा। हर अलग अलग, कोई क्वेश्चन में कोई अलग अप्रोच यूज होगा, किसी क्वेश्चन में ट्रेडिशनल होगा, तो बराबर आपको ओवरऑल सारे अप्रोचेस में चैंपियन बनना है, ऑप्टिमाइज करना है अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को। देन लर्न एंड अप्लाई फॉर्मूलाज। गाइज जैसे जैसे आप प्रैक्टिस से, बेसिक से अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, क्लैरिटी ले रहे हो कॉन्सेप्ट में, रेगुलर कर रहे हो प्रैक्टिस को, तो जैसे फिर आप नए नए क्वेश्चन देखोगे ना, आप उसमें ऑटोमेटिक अपने फॉर्मूलाज, अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना शुरू करोगे। अगर अभी भी नहीं हो रहा है, अगर अभी भी नहीं हो रहा है तो इन 3 स्टेप्स में अभी भी कमी पड़ रही है। हो सकता है बेसिक क्लियर नहीं है, हो सकता है कॉन्सेप्ट में उतनी क्लैरिटी नहीं आई है जितनी आनी चाहिए, हो सकता है प्रैक्टिस आप उतनी शिद्दत से कर ही नहीं रहे हो, बस करने के लिए कर रहे हो, बाकी नहीं कर रहे हो जिस शिद्दत से, डेडिकेशन से करना चाहिए। तो इनमें से किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होगी, तभी जाकर आप अपने फॉर्मूलाज को, अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो किसी नए क्वेश्चंस पर। तो समझ जाना, अगर ये स्टेप बिगड़ रही है तो ऊपर कहीं तो गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो उसको सुधारो। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे वो कॉन्सेप्ट ही याद नहीं आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाओ, वापस रिकॉर्डिंग देखो, वापस बार बार वो चीज़ें रिवाइज करो, मल्टीपल रिवीजन। मैंने उस पर एक वीडियो भी लाया है हैंड रिटन नोट्स पे, वो देखो गाइस, वो बड़ा इंपैक्टफुल है, उसमें एक रिवीजन का ही फायदा बताया है। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन का। सर मुझे बेसिक ही याद नहीं होते हैं, तो बेसिक पे क्लियर करो। अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो ऊपर कहीं तो दिक्कत हुई है। या सर मैंने कर तो लिए थे बेसिक और ये बस बाय हार्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, तो प्रैक्टिस करो यार। ठीक है, क्योंकि जब तक आप बेसिक और कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस पे फोकस नहीं करोगे, आप नए नए क्वेश्चन पे अपना खुद का माइंड अप्लाई करना शुरू नहीं करोगे, फिर एक लेवल आगे कैसे बढ़ोगे? आपको एक लेवल आगे भी तो बढ़ना है, अभी तक तो हम बेसिक पे ही है। जिस दिन आप क्वेश्चंस पे अपने फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना शुरू कर दिए, उस दिन के बाद आपको बस क्या करना है, और लेवल हाई करना है अपनी, यानी क्वेश्चंस की लेवल। मतलब उसके बाद अब बचा कुछ नहीं है, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस थोड़े और अच्छे लेवल के, बड़े लेवल के, अच्छे मॉडरेट लेवल के, टफ लेवल के लेना है। ठीक है, तो शुरुआत करनी बेसिक से, क्योंकि एकदम से टफ ले लोगे बराबर तो फिर मज़ा नहीं आएगा फिर इंटरेस्ट जाएगा, मोटिवेशन जाएगा। शुरुआत बेसिक से करो जिनका मैथ्स वीक है। हाँ, जिनका अच्छा है उन्होंने बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ समझते हुए, ट्रिक्स को अप्लाई करते हुए, अलग अलग अप्रोच से सीखते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज को रिव्यू करना है। रिफाइन एंड रिव्यू योर स्ट्रैटेजीज। जैसे मैंने कहा कि कई बारी आपको जिस क्वेश्चन में ट्रेडिशनल अप्रोच यूज हो रहा है वहाँ करो, लेकिन जहाँ शॉर्ट ट्रिक्स, अजम्पशन अप्रोच, ऑप्शंस अप्रोच, अलग अलग अप्रोचेस यूज कर सकते हो वहाँ वो करो। अपनी लेवल बढ़ाना शुरू करो तुरंत तुरंत, आपने तो तुरंत करनी है। जिनका मैथ्स अच्छा है, बेसिक तो आप कर ही रहे हो, उस पर अपना जो भी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलाज है, सब अच्छे से अप्लाई कर रहे हो, लेकिन अब फिर क्या सर खुश होकर बस एंजॉय करते रहे? नहीं, ये तो यार एक बेसिक हुआ ना, फिर तुरंत लेवल बढ़ाओ। क्या उस मॉडरेट लेवल पे भी आपका सेम माइंडसेट काम कर रहा है? कर रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रहा है तो अपनी टेक्निक्स को ऑप्टिमाइज करो। यही तो चीज़ें हैं ना इनको, जिनका मैथ्स अच्छा है। ठीक है, अपने स्ट्रैटेजीज को रिफाइंड करो। अगर हो रहा है तो और एडवांस लेवल लो, फिर मॉडरेट हो गया, अब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लो। तो आपने तो शुरू कर देना है, लेकिन जब तक आप लोगों ने, गाइस जिनका मैथ्स वीक है, बेसिक वैरायटी पे जब तक फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहे, अपनी लेवल मत बढ़ाओ, नहीं तो अननेसेसरी, जैसे मैंने कहा, डिमोटिवेशन आएगा। समझा? तो यस, एक बार ये, हाँ, बट ये स्टेज लाना जरूरी है, और ये स्टेज नहीं आ रही है, मैंने कहा इन तीनों की वजह से। तो इस पे पहले पूरी तरह शिद्दत से ध्यान दो, फिर ऑटोमेटिक आप बेसिक क्वेश्चन पे तो फॉर्मूलाज और ये सब अप्लाई कर सकते हो, फिर आप भी धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ। हाँ, लेकिन लेवल उन्हीं टॉपिक्स पे बढ़ाओ जो टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छी से बेसिक क्लियर किया है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझा है, बहुत अच्छी से प्रैक्टिस किया है, उन्हीं टॉपिक्स की लेवल बढ़ाओ। एक साथ में वापिस सब बढ़ाने की कोशिश मत करो। एडवांस मैथ्स वगैरह फिलहाल मैंने कहा आपने नहीं लेना है ना? आपने बेशक लो आप बेशक लो, क्योंकि बेसिक तो आपका क्लियर ही है। आप एडवांस मैथ्स लो, आप क्वेश्चंस एडवांस लो, जहाँ पे अटक रहे हो वहाँ पे अगेन अपनी मेथड्स को ऑप्टिमाइज करो, अपनी मेथड्स को रिफाइन करो। ठीक है, नाउ गाइज सॉल्व प्रीवियस पेपर्स एंड स्टडी प्रीवियस पेपर एंड मॉक टेस्ट। जिनका मैथ्स अगेन वीक है, उन्होंने एक बार प्रीवियस पेपर, एक बार आपने बेसिक समझ लिया, फाउंडेशन समझ लिया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया अपने खुद के दम पे, फिर प्रीवियस पेपर लो, देखो कहाँ पे अटक रहे हो,
क्या अभी भी मेरी लेवल उस लेवल तक मैच कर पाई है जो लेवल तक मुझे जाना है, या अभी भी मेरी लेवल बहुत ही बेसिक बेसिक चल रही है? तो लेवल बढ़ाओ। जब तक प्रीवियस पेपर नहीं लोगे आपको रियलिटी चेक नहीं, सही आईना नहीं मिलेगा। तो सही मिरर अगर देखना है तो ये सब होने के बाद एक बार प्रीवियस पेपर लो, सो दैट आपको और समझे कितनी लेवल अपनी बूस्ट करना है और कितनी लेवल तक मुझे क्वेश्चंस उठाने हैं, और जो टॉपिक्स को लेकर मैं चल रहा हूँ क्या वो वाकई में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं इतना उस पर फोकस कर रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर पेपर से समझेगा ना कि हाँ यार इन टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं, है ना। आपने भी क्या करना है, आपने तो प्रीवियस पेपर मॉक्स लगाना शुरू करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी सब हो चुके हो। मैथ्स अच्छा है, लेवल आपने बढ़ा दिए, अलग अलग टेक्निक्स ट्रिक्स आपने सीख ली है, अब वो अप्लाई भी तो करना है ना। यहाँ आपको जिनका मैथ्स वीक है उनको तो भी सिर्फ ये देखने के लिए प्रीवियस पेपर देना है कि मैं जो लेवल पढ़ रहा हूँ वो सही है कि नहीं, या मुझे अपनी लेवल और बढ़ानी है। मैं बेसिक क्वेश्चंस पे तो अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहा हूँ, लेकिन क्या प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस पे भी कर पा रहा हूँ? अगर हाँ तो बल्ले बल्ले, गो अहेड, नहीं तो और थोड़ी लेवल बढ़ाओ। लेकिन आपने तो लेवल बढ़ानी है यार, आपने तो मॉक देना ही इसलिए, प्रीवियस पेपर सॉल्व करना ही इसलिए है कि अपने आप के परफॉर्मेंस को जज कर पाओ कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो इस टाइम में। ठीक है, आपको यहाँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे फोकस नहीं करना है ना, एक्यूरेसी पे फोकस करनी है। जिनका मैथ्स वीक है, टाइम पे हम खेलेंगे बाद में, बट पहले एक्यूरेसी पे फोकस करो। आपने एक्यूरेसी टाइम दोनों पे साथ में फोकस करना है, समझ रहे हो। इनका फोकस एक्यूरेसी पे ज्यादा होना चाहिए बस, जिनका मैथ्स वीक है। जब तक अपन एक्यूरेट नहीं बनते तब तक टाइम पे फोकस मत करो, लेकिन आप तो ऑलरेडी एक्यूरेट होना यार। तो आपने एक्यूरेसी एंड स्पीड और इसीलिए आपको मल्टीपल मॉक्स भी देना होगा प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ साथ। और कहीं पर भी अगर अटक रहे हो तो आपको यहाँ से रियलिटी चेक भी मिल जाएगा। और अगर रियलिटी चेक मिल गया और आपको लग रहा है कि ज़रूरत है मुझे कोई क्लासेस ज्वाइन करने की, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। अगेन जिनका मैथ्स वीक है उनको क्लासेस ज्वाइन करना एक प्रॉपर डायरेक्शन के लिए कि सर मैं इतना इतना सिलेबस लेके कर रहा हूँ, सही है ना, इसमें और कोई टॉपिक ऐड करूँ, और ऐड करूँ तो उसको प्रिपेयर कैसे करूँ। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर स्क्रैच से एंड तक का डायरेक्शन मिलता है क्लासेस से। तो अगर आपको लग रहा है कि सर सब हो गया, एक्यूरेसी भी मेंटेन हो गई, बट फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जब क्वेश्चन की लेवल बढ़ती है, जब मैं PYQ सॉल्व करता हूँ सॉरी सॉरी, तो या फिर थोड़ा सा पोस्ट वायरल कफ अभी भी है, हाँ, तो या फिर सर नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे जो टॉपिक्स मैं लेके जा रहा हूँ वो उतने क्वेश्चंस नहीं उस पर, तो मुझे और कौन से क्वेश्चंस कौन से टॉपिक्स ऐड करने चाहिए। तो यार एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहते हो तो आपको क्लास की ज़रूरत है। अच्छा, जिनका मैथ्स अच्छा है उनको अगर करंट ट्रेंड सीखना है तो क्लास की ज़रूरत है। जैसे सर हमें ये तो समझ रहा है कि क्या क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें हम कहीं इधर उधर रिसोर्सेस से, फ्री रिसोर्सेस से, जैसे आपके भी इस चैनल पे काफ़ी फ्री वीडियोज़ है, उससे हम सीख भी रहे हैं अलग अलग ट्रिक्स टेक्निक्स। लेकिन फिर भी सर करंट ट्रेंड और कुछ नई टेक्निक्स आई है क्या किसी नई टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए, या कोई और नए क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए हैं क्या आईपी मैट एग्जाम्स में, वो सब जानने के लिए सर, एक प्रॉपर करंट ट्रेंड जानने के लिए, या फिर हमारी एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी आ रही है, स्पीड मैनेज नहीं हो रही है, स्पीड मैनेज करने के चक्कर में एक्यूरेसी हैम्पर हो रही है, ये सारी दिक्कतें अगर आ रही है तो आपने भी क्लास ज्वाइन करो, सो दैट आप ये सारी प्रॉब्लम से अपना छुटकारा पा सको। एक करंट ट्रेंड, करंट ट्रिक्स, करंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप समझ सको, ओवरऑल क्या कट ऑफ चल रहा है और आपको कितने कौन से सेक्शन में कम से कम कितने कितने मार्क्स लाने हैं, वो एक टारगेट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी अगेन क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्रैच से लेकर हर चीज़ आपको समझती है। तो यस, अगर आपको ऊपर के स्टेप्स में 6 नंबर की स्टेप में लग जाए कि यार जितना मैं कर रहा हूँ वो इनफ नहीं है, मुझे एक प्रॉपर मेंटरशिप की ज़रूरत है, तो आप क्लासेस ज्वाइन करना बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि करियर का टर्निंग पॉइंट है। फिर इन दैट केस आप ये चीज़ें रिस्क नहीं ले सकते हो, है ना। देन गाइज फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज, फोकस ऑन वीक एरियाज, ये मैंने पहले ही कहा था, है ना। जिनका मैथ्स वीक है उन्होंने बस इंपॉर्टेंट एरियाज से शुरुआत करो यार, ऐसे जो आपको इजी भी लगता है, जो आपने अप टू 10 तक पढ़ लिया, जैसे अरिथमेटिक। यार अरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अरिथमेटिक ऐसा सेक्शन है जो आप 10 तक पढ़ चुके हो, उस पर फोकस करो। ज्योमेट्री, उस पर फोकस करो, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट है आप उस पर फोकस करो। आपने तो मैंने कहा जैसे वीक पे भी फोकस करना है। अरिथमेटिक में चैंपियन हुई आप, ज्योमेट्री में अगर हुई, नंबर सिस्टम में हुई, लेकिन थोड़ा हायर मैथ्स तकलीफ दे रहा है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट ऐसी, या अलजेब्रा, फंक्शंस, लॉगरिथम, ऐसे टॉपिक्स आपको अगर दिक्कत दे रहे तो उस पर फोकस करो है ना। सिर्फ स्ट्रॉन्ग को ही थोड़ी आप स्ट्रॉन्ग में क्या ही मतलब, सभी तो स्ट्रॉन्ग है, फिर क्या आप अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हो।
तो वीक सेक्शन पे आप आ जाओ। आपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन को पहले जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनको स्ट्रॉन्ग करना है, और अगर टाइम बचे और आपको लगे कि मेरे पास टाइम है और कॉन्फिडेंस भी आ गया है, मैथ्स में इंटरेस्ट भी आ गया है, तो फिर उन एक्स्ट्रा सेक्शन पे आओ जो थोड़े से एडवांस है ना। लेकिन अब आप कोप अप कर पाओगे क्योंकि आप ऑलरेडी ओवरऑल एक बेस फाउंडेशन अपना मजबूत करके आए हो। बस तो पहले उस पर फोकस करो, ठीक है, उसके बाद नए टॉपिक्स पे। लेकिन हाँ, जिनका मैथ्स अच्छा है उन्होंने वीकर सेक्शन पे ध्यान देना शुरू कर देना है। उसके बाद स्टे पॉजिटिव एंड पेशेंट, ये इसकी बहुत जरूरत है गाइस। पॉजिटिविटी आपको आखिरी तक रखनी होगी, पेशेंस आखिरी तक रखना होगा। कई दिन बड़े हेवी जाएंगे कि सर मेरे से हो नहीं रहा है, पर पेशेंस लूज नहीं करना है। सर मेरे से हो नहीं रहा है लेकिन पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और इसलिए मैंने कहा कि कहीं अगर आपको लगे दिक्कत हो रही है तो अपनी वापस से प्रोसेस में देखो कहाँ लूप होल्स आए हैं, बेसिक क्लियर करने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, वो पहले सही करो। और एट द एंड अगर लग ही रहा है कि नहीं सर मुझे एक कर रहा हूँ, हो रहा है, लेकिन वापस कहीं ना कहीं डायरेक्शन मेरा डाइवर्ट हो जा रहा है, ट्रैक छूट जा रहा है, तो फिर क्लासेस ज्वाइन कर लो यार एक प्रॉपर डायरेक्शन के लिए। लेकिन पॉजिटिविटी और पेशेंस नहीं खोना है। अगेन आपने ऑप्टिमाइज योर स्टडी इन्वायरमेंट। जैसे मैंने कहा कि आपने, जिनका मैथ्स अच्छा है उन्होंने बस यही मैथ्स अच्छा है बोलकर नहीं चलेगा, आपको बाकी सेक्शन भी अपने सही करने, VARC हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है। ऑप्टिमाइज योर स्टडी एनवायरनमेंट। और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना कि मेरे से अच्छा है भाई, मेरा मैथ्स अच्छा है ना, फिर कछुआ खरगोश की कहानी आ जाती है बीच में, कब मतलब कछुआ ओवरटेक कर जाएगा, यू नेवर नो, और होता है। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा, है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। अब जितना कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन फिर आगे और क्या अपने आप को रिफाइन करना है। जो वीकर सेक्शन रह गया उसको थोड़ी छोड़ सकते हो, उस पर ध्यान दो। वीकर सब्जेक्ट रह गया है अगर कोई, VARC रीजनिंग, उस पर ध्यान दो। तो इस तरह से आपने भी अपना पूरा टाइम यूटिलाइज करना है। एंड गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटेन द बैलेंस अप्रोच। यहाँ पे आपको बैलेंस अप्रोच किसके लिए करना है? वो जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन बन चुका है, जो वो आपका वीक सेक्शन बन चुका है, ओवरऑल सब पे आपने पहले सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा, इंपॉर्टेंट एरियाज पे ध्यान देना है। स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे जो आपका है, और वो इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए, लेकिन ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो पता चले उस पर क्वेश्चन ही नहीं आ रहा तो क्या मतलब। तो ऐसा जो इसलिए तो सबसे फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है ना, आपको सिलेबस समझना, एग्जाम पैटर्न को समझना, जिससे आपने इंपॉर्टेंट एरियाज निकाल लिए, उसको स्ट्रॉन्ग किया। अब उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, एट द एंड सब हो गया, टाइम है, तो फिर अपने बाकी सब्जेक्ट्स को, बाकी सेक्शन को, जैसे आपने लॉग छोड़ दिया होगा, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट छोड़ दिया होगा, लेकिन अब लग रहा है कि टाइम है और आप कर सकते हो, तो उसको भी बैलेंस करते चलो, ठीक है। और आपने भी बैलेंस अप्रोच करना है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया किसके लिए करना है बैलेंस अप्रोच। आपको बैलेंस अप्रोच करना है अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी। ये तो बहुत से स्टूडेंट यार, पता है, जिनका मैथ्स वीक होता है ना, उनका कम से कम कहीं ना कहीं मैंने तो भी ऑब्जर्व किया है, VARC स्ट्रांग होता है। तो VARC को तो स्ट्रांग रखते ही है और धीरे धीरे बहुत शिद्दत से मैथ्स को भी स्ट्रांग कर लेते हैं इन स्टेप्स के थ्रू, इन प्रोसेस के थ्रू। लेकिन जिनका मैथ्स अच्छा होता है वो स्टार्टिंग से एक ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि चलो यार अपना मैथ्स अच्छा है, अपन तो बाकी कॉम्पिटिशन को निपट लेंगे, और बस मैथ्स 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 के दम पे एग्जाम खेलने जाते हैं, एग्जाम जैसी लड़ाई खेलने जाते हैं। तो गाइस वहाँ पे गलती कर जाते हो, है ना। तो तब जाके जो बंदा जिसका मैथ्स वीक था उसने मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग कर दिया, VARC तो उसका स्ट्रॉन्ग था ही, वो आगे निकल जाएगा। तो आपका सिर्फ मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो नहीं, आप मैथ्स तो बिल्कुल, मैथ्स तो आपका टर्निंग पॉइंट रखो यार। मैथ्स इज योर टर्निंग पॉइंट। इतनी बड़ी कंपटीशन के भीड़ को पीछे छोड़कर आगे जाने के लिए मैथ्स इज द टर्निंग पॉइंट। लेकिन साथ में बैलेंस अप्रोच, यानी आपको अपना बाकी सब्जेक्ट भी तो स्ट्रांग रखना होगा, नहीं तो जितना भीड़ से आगे जा रहे हो मैथ्स की वजह से, दूसरे सब्जेक्ट की वजह से उतना ही पीछे आ जाओगे। तो गाइस बैलेंस अप्रोच, ठीक है। सो मैथ्स इज योर टर्निंग पॉइंट। और जिनका मैथ्स वीक है उन्होंने कोशिश करना है कि कैसे मैथ्स को, इन सारी प्रोसेस को गो थ्रू करते हुए कैसे मैथ्स को अपना टर्निंग पॉइंट बनाए, ठीक है। और बाकी तो VARC और ऐसे सब्जेक्ट को भी कोशिश ज़्यादा शिद्दत दो, सो दैट मैथ्स अगर कम से कम आपका एक बेसिक कट ऑफ भी क्लियर कर दे ना, कट ऑफ भी क्लियर कर दे, तो VARC कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दे दे। और आपने ऑफकोर्स कोशिश करना है कि अगर आपका सिर्फ मैथ्स ही स्ट्रांग है, VARC नहीं, तो बाकी सब्जेक्ट में आपको कम से कम कट ऑफ क्लियर हो उतना बैलेंस कर देना है, बाकी मैच से जंग जीतनी है, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज। तो ये है ओवरऑल मोटा मोटी स्ट्रैटेजी। देखो स्ट्रैटेजी तो दोनों स्टूडेंट को जरूरत पड़ेगी, वो जिनका मैथ्स वीक है, वो जिनका मैथ्स स्ट्रांग है, लेकिन हाँ चीज़ें अलग अलग है। जहाँ यहाँ बेसिक पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी पे, फॉर्मूला के एप्लीकेशंस पे, यहाँ फोकस होना चाहिए न्यू न्यू ट्रिक्स, न्यू न्यू अप्रोच सीखने पे, नए नए टॉपिक सीखने पे, वीक सेक्शन को स्ट्रांग करने में। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं को स्ट्रांग करने में, उसके दम पे जंग जीतनी है, और जो बेसिक कट ऑफ है वो क्लियर करना है।
और लास्ट में पॉजिटिव रहना है, पेशेंस रहना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैलेंस अप्रोच रखना है। एक ही सब्जेक्ट से नैया पार नहीं होगी। तो जो वीक है उसको स्ट्रांग करो, जो स्ट्रांग है उसको गेम चेंजर बनाओ। थैंक यू सो मच गाइस, यही था आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।